हम अभी अपने सारे पत्रकार मित्रों का स्वागत करते हैं। हमारे सारे पार्टी के समर्थक और दर्शक जो हमें देख रहे हैं उन सबका स्वागत करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आए हैं आपके समक्ष। पिछले दिनों से राम मंदिर निर्माण में घपला जो है वो चर्चे में है। हम सब जानते हैं कि राम मंदिर इस देश में करोड़ों लोगों के आस्था का विषय है और मंदिर निर्माण में जिस तरह घपले की बात सामने आई है उसने सबको स्तब्ध कर दिया है, निराश किया है। दुख की बात यह है कि पारदर्शिता रखने के बजाय पल्ला झाड़ा जा रहा है, तरह तरह की बात कही जा रही है, रामद्रोही बताया जा रहा है। हमारे साथ हैं अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथी पवन खेड़ा जी। हम उनका स्वागत करते हैं। वो आपको बताएंगे साक्ष्यों के माध्यम से, हम आपको वीडियो और ऑडियो कुछ क्लिप्स दिखाएंगे, साक्ष्यों के माध्यम से वो आपको बताएंगे कि कैसे ये लोगों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आदरणीय पवन खेड़ा साहब। धन्यवाद प्रणव भाई, आप सबको प्रणाम। अभी जैसा कि प्रणव भाई ने बताया, भाजपा के नेताओं की प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में कथित भूमि खरीद भ्रष्टाचार पर से परतें लगातार रोज हट ही रही हैं, हम देख ही रहे हैं। इसी दौरान राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुछ ऑडियो और वीडियो प्रकाश में आए हैं। उक्त ऑडियो और वीडियो में यह बात बड़ी स्पष्ट तौर पर निकल कर आती है कि कैसे संघ व भाजपा भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे, कैसे कंपनियों को बैठाया जाता है, उनसे मोल भाव किया जाता है, डील बनाई जाती है, कमीशन मांगी जाती है। भारतीय जनता पार्टी की जयपुर की निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर और जो पति मेयर हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं राजा राम जी, मैं आपको सिर्फ पात्र बता रहा हूं, इस कहानी के पात्र कौन कौन हैं। कैसे एक कंपनी से 10% रिश्वत का मोल भाव कर रहे हैं। यह सब मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से ऑडियो वीडियो बाहर आए हैं। मैं प्रशांत जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आगे बढ़ूं उससे पहले जरा वो ऑडियो वीडियो अगर दिखा देते तो अच्छा रहेगा। यह 10 जून को प्रकाश में आए, आप देखिए। सर 276 करोड़ रुपए, 276 में जो भी प्लेंटी कटेगी वो तो देखो मेरी जाएगी। बिल्कुल सही, गलत बात तो नहीं कर रहा सर? नियम अनुसार मान लो वो 5 करोड़ कटे, 10 करोड़ कटे, 15 करोड़, वो जो भी कटेगी पेमेंट रिलीज करा दो आप 6 महीने में, साल भर जितना पेमेंट होगा उसका आज ही, जैसे भाई 276 है, 276 के आप 20 बता रहे, जितना रिलीज होगा उस हिसाब से 20 यानी 10% हो गया एक तरह से, मोटा मोटा 10% जिस दिन चाहे उसी दिन आप चेक कटा आप मतलब पता है तो दे नहीं रहे, तो किसी को दे नहीं रहे, आप ऐसा करो, इसका ठीक है आप तो 10 हाँ जितना भी अब अभी अरेस्ट। तो ये बोलने की बात हुई ना, ये नहीं हुआ नहीं बड़ा आज तो प्रोसेस में है ना। हाँ अंडर प्रोसेस है। वो जो उनके स्टेटमेंट है वो पुराने वाले पर बोल रहे हैं। नहीं ये इसी पे बोल रहे हैं, बीवीजी फ्रॉड है इसी पे। सिंपल है ना कि आपके नाम से कोई इस संघ आपको बोले यहाँ से निकल जाओ और फिर नए भर्ती होगी तब आओ, आपको जो मन में आएगा ना यही इधर चल रहा है। वो तो दिशा लगे और ये क्यों चल रहा है इसका कोई ये नहीं है। एक और बात करना सर, वो तो बात कर लेंगे, वो तो अलग बात है भाई। आपका मेरी बात सुनो, बढ़िया वो एक बात सुनो भैया, आपका करोड़ों अरबों का टैंक वो होना है, पेमेंट होना है, बिल्कुल इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उस चीज के लिए दिक्कत तो उसी में है। फिर भाई बात ही नहीं बोलने देते अब, मैं जब आप बोलते मैं नहीं बोलता, मैं तो आपसे नहीं आप कह रहे हो वो विषय बिल्कुल सही है, उसके लिए हमें मना है। बात सुनो, अब मैं आपने बोली मैं बोला बिल्कुल भाई आपका अरबों रुपए का पेमेंट होना है निगम से,
वो आपका हक बनता है, जो इलीगल हक बनता है उसमें अपराध है, कोई केस किसी से वो आपको ठोक के मिलेगा। देखो आपको एक ही बात की, हमारे चेयरमैन ने खुद चला के इस बात के लिए कहा, उस चीज के लिए हमें मना ही नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है सर उस चीज के लिए। वो विषय तो हो गया, वो विषय तो क्लियर हो गया। उसकी दूसरा ये है कि यदि कोई आपका कोई पार्षद या कोई समितियों के अध्यक्ष वो यदि इनको जाकर के और ब्लैकमेल करेगा, उसमें आप भी मत पड़ो, नहीं ये जाने उनका काम जाने। वो उसमें कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हैं सर, मेरी ये हैंडल कर लेते हैं, बहुत कलाकार होते हैं इस मामले में। नहीं, ये देखिए, अगर आप हम हैंडल करते थे ना, हैंडल करना मतलब ही तो यही होता है। क्या होता है सर मैं आपको एक निवेदन, ऐसा है कि ये क्या करेंगे भाई, इनको यदि काम कराना है, शांति से चलना है, तो इनकी तो मजबूरी है। हाँ भाई साहब नमस्कार। क्या संदीप जी 8 बजे आना था आप यार, मेरे को लगता है कोई न कोई तरीका दूसरा चल रहा है आपका। किसका? क्या पता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, ये मैं कह नहीं सकता यार, लेकिन ऐसे अच्छा नहीं लगता है मेरे को। यार भाई साहब मैं क्या करूं, मैं जो जवाब मिला ऊपर से, जब वो यूं का यूं आपको फॉरवर्ड किया था। हाँ तो ठीक है यार, अब उनकी जबान छोटे दिमाग में क्यों जी भाई हाँ वही तो मैंने जैसा मैसेज आया मैं बात करे बिना भाई मैं क्या बताऊं, जैसे मैसेज आया मेरे पास में जैसे उसी टाइम मैंने तुरंत आपको मैसेज कर दिया। नहीं अब आज का था ना 8 बजे 9 बजे आने का, क्या था 8 बजे आने का नहीं था। लेकिन सर जाने का जब भी तो था जब वो फाइनल हो जाए। हाँ वो मना कर दिया उन्होंने ये कहा कि आपको मैसेज भेजा था ना मैंने जो कहा वो। नहीं मैसेज नहीं पढ़ा यार, मैसेज नहीं, मैसेज व्हाट्सएप किया हुआ देखो सर एक बार। यार मैं मैसेज नहीं पढ़ता, आप बताओ, आप ऐसे थोड़ा होता है यार, आप नहीं तो जवाब देते हैं, इतना बेवकूफ समझ रहा जाएगा, इतना कमजोर नहीं जितना सोच। सर रात को मैं तो इसलिए फोन नहीं किया, मैं तुमको सो गए होंगे। और सो नहीं यार, लेकिन अच्छा हो जाता है इससे बड़े सर मैंने रात को इसलिए फोन नहीं किया कि भाई मैम वो सो गए होंगे, रात को मेरे पास जैसे मैसेज आया जब उनको भाई साहब से बात हो गई वहाँ पर, मैं तो उसकी तैयारी में और वहाँ जाने के लिए, तो ऐसे थोड़े ही सो जाएंगे यार, इसके लिए लापरवाह थोड़े ही यार, ये सो जाएंगे वो वहाँ से बाहर गेट से वहाँ फिर थोड़ा ये मैं सो जाऊँ, मैं किसी के इंतजार में था तो मैसेज मैंने पढ़ा नहीं है, मैसेज पढ़ता सर मैसेज इसीलिए मैं तो रात को ही तुरंत ही मैसेज करके छोड़ दिया था कि भाई मैम को सुबह साहब ये सोचेंगे कि यार संदीप देखा ही मैसेज देखो यार, बात हुई थी ठीक है यार, ऐसे और जगह खड़ा करो। मैं तो फोन लेट मैसेज किया था क्योंकि मेरे पास मैसेज जवाब ही रात को लेट आया था। अब मना कर दिया उन्होंने, मना कर दिया उन्होंने कहा एक बार सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हो जाए उसके बाद में कर सकते हैं। कुछ नहीं ठीक है, पैसा करना ठीक है भाई, ठीक है सर, इधर आने की जरूरत नहीं कभी, ठीक है नहीं, ठीक है सर, इधर बिल्कुल आने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से काम करो, ठीक है ठीक है सर। तो मतलब ये बातें करने का यार, कुछ बातें करते हो थोड़ी बात है, आप ही जानते हैं कुछ बातें कोई लेना नहीं देना नहीं। सर वो तो मैं समझ गया, लेकिन अब बताओ मैं भी तो आप लोगों का विश्वास नहीं जो कब किसी को करा दे, क्या आपका रनिंग सिस्टम क्या है, आप लोग गंदे आदमी आप लोगों को, सही कह रहा हूँ, आप लोग सिस्टम गलत है, आपके लोगों का मतलब गलत लोग हैं, हमें ऐसे सिस्टम में नहीं है, आए अलग है अपना सभी अलग तरीके की, और अपन ये तरीके आप लोग उन लोग के बस आते आपसे कमीशन खोरी करते हैं, इन लोगों के काम करते हो आप अपने उनके साथ ही करो, अब उन्हीं के साथ ही काम करो है। सर मैं तो मेरी बात सुनो सर, मैं कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, मैं क्या कर यार आप उनको कह देना, अब वो किसी के बाप से फोन करा ना, जब उनको औकात पता लग जाएगा उनको, ले लो क्या औकात क्या है उसकी। ठीक है ये जरूर बोल लेना, ये कहेगा किसी के बाप से फोन करा के देख लेना, उनको अपनी औकात पता लग। प्रशांत, will you hold for a moment? पवन भाई, will you come in for a moment and explain कि ये कौन बात कर रहे हैं? जी Very briefly, so that we go to the next one. बिल्कुल। तो अभी जैसा आपको बताया, कहानी के पात्र कंपनी के एम्प्लॉइज हैं, कहानी का दूसरा पात्र राजा राम है जो कि निलंबित मेयर जयपुर की भारतीय जनता पार्टी के नेता सौम्या गुर्जर के पति हैं, ये स्वयं भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, और इनकी भी कई FIRs हैं, मारपीट है, जमीन है, कई अलग अलग तरह के FIRs हैं राजा राम। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने वीडियो में आपने देखी, यह बैठक चल रही है, डील मेकिंग चल रही है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जयपुर के कार्यालय में। दीवार पर भारत माता,
आपने देखी। ठीक है। कुर्सी पर बैठे हैं राजा राम जी, कुर्सी पर बैठे हैं क्षेत्रीय प्रचारक पूरे राजस्थान के, जयपुर वाले भाई साहब के नाम से हम उन्हें जाना करते थे, निम्बा राम जी। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक के क्षेत्रीय प्रचारक हैं जो सफेद कुर्ता पजामा पहनकर यहां अपने कार्यालय में बैठे हैं। ये जो आपको अभी तस्वीर दिख रही है, शर्म आती है ये देखकर। दीवार पर भारत माता की तस्वीर, कमरे में प्रचारक महोदय बैठे हैं, मेयर पति राजाराम जी बैठे हैं, निलंबित मेयर पति, और कंपनी के एम्प्लॉइज को कहा जा रहा है कि जो 305 करोड़ की भुगतान बकाया है जयपुर नगर निगम से, उसमें से पेनाल्टी कट के 276 करोड़ की पेमेंट होगी, जिसकी एवज में उन्हें 10% देना है। कंपनी वाले कहते हैं हम चेक काट देंगे, तो यहां से जवाब आता है चेक नहीं। जाहिर सी बात है कमीशन चेक से थोड़ा ही मिलेगा। ये सब कुछ हो रहा है, निम्बा राम जी वहां बैठे हैं, निम्बा राम जी डील मेकिंग होते हुए भी देख रहे हैं, भाग भी ले रहे हैं उस बैठक में। और उसके बाद क्या होता है, जो आपने फोन कॉल सुने कंपनी के एम्प्लॉय और राजाराम के बीच में, जो हमने बीप किया, वो असभ्य भाषा है, उसमें कुछ गाली गलौज है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो गाली दे रहे हैं कंपनी के एम्प्लॉय को, अफसर को, वो हमने जानबूझकर बीप कर दिया, क्योंकि सभ्य समाज में इस तरह की जुबान का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वो इन्हें डांट रहे हैं कि आपको आना था, अभी तक क्या हुआ। ये जवाब दे रहे हैं कि कंपनी से क्लियरेंस नहीं आया जब तक कि सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट नहीं हो जाती। यह कंपनी है बीवीजी, ये नागपुर की कंपनी है। वसुंधरा राजे जी के वक्त इन्हें कचरा उठाने का काम नगर निगम द्वारा मिला था, और अब जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि इनकी पेमेंट बकाया है। सौम्या गुर्जर का एक छोटा सा मैं आपको बैकग्राउंड भूमिका देता हूं। सौम्या गुर्जर जयपुर की मेयर थी, अब निलंबित हुई। और निलंबित क्यों हुई? क्योंकि जयपुर के आईएएस अफसर जो कमिश्नर हैं नगर निगम में, उनसे किसी पेमेंट भुगतान के विषय में कहासुनी हुई और मारामारी कर, मारामारी होने के बाद मेयर साहिबा को निलंबित किया गया। और जो ये राजाराम उनके पति हैं, उनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो कैसे बार बार विवादों के घेरे में आते रहे हैं। अब यह डील वो चल रही है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया। कुछ ऑडियो और हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। अगला ऑडियो जो आपने अभी सुना वो ये है, इसको डांट पड़ रही है कंपनी के मालिक को, एम्प्लॉय को, कि आप सही वक्त पे आए नहीं। वो कह रहा है मुझे ऊपर से क्लियरेंस नहीं मिला। और ये राजाराम जी कैसे उनको डांट रहे हैं कि अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है, किसी से भी फोन करा लेना, अब कोई आपका काम यहाँ नहीं होने वाला। मैं चाहता हूं प्रशांत जी आप अगला ऑडियो भी चलाएं। सर फिफ्थ वाला, फोर्थ वाला सर, जो भी नेक्स्ट है इसकी। सर नमस्कार। जी नमस्ते, कौन बोल रहे साहब? सर संदीप चौधरी बोल रहा हूँ सर, बीवीजे से। उस दिन राजाराम जी सर के साथ में आए थे ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल साहब। कहाँ, जयपुर हो, जयपुर से बाहर हो? वो क्या मेरे स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी ना उस दिन, हाँ, इस कारण मैं वहाँ नहीं आ पाया था, तो अभी जोधपुर ही रुका हुआ हूँ। तो एक बार मिलना था वो सर, थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। तो कब आओगे जयपुर? मैं आ जाता हूँ, कल परसों में आता हूँ, फिर आते ही मिलता हूँ, आपको फोन करूंगा। कल परसों बताएं आप। हाँ नहीं, जी। वो उस दिन अपनी बात हुई थी ना जी। तो दूसरे दिन तो फिर वो आने का मिस हो गया था। हाँ हाँ हाँ। अब वो सर राजाराम जी ने आपसे वो कहा था। अब वो कंपनी के डायरेक्टर सर से हमारी बात हुई थी कि भाई, तो उन्होंने कहा सर 5 करोड़ रुपए अपन एक साथ नहीं दे पाएंगे, टुकड़ों में दे दें तो कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं कोई दिक्कत नहीं। वो राजाराम जी थोड़ा सा नाराज हो गए, बोले नहीं एक साथ ही करो। फिर मैंने कहा सर मैं बात कर लूंगा, आप टेंशन मत लो। बोले यार मेरी बात खराब हो जाएगी। मैंने कहा नहीं मैं बात कर लूंगा भाई नहीं साहब। कोई बात नहीं, अब मैं आता हूँ परसों, बात कर लेंगे, राजाराम जी को मैं कह दूंगा। ठीक है सर, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल।
ठीक है। धन्यवाद। प्रशांत जी एक मिनट रुकिएगा। तो यह आपने सुना भाई साहब, जयपुर वाले भाई साहब जो राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं या जो संघ से ताल्लुक रखते हैं, उन्हें बड़ा स्पष्ट तौर पे सिर्फ ये कहना ही काफी है कि जब कोई जयपुर वाले भाई साहब बोलता है तो वो कौन होते हैं। वो है निम्बाराम जी, क्षेत्रीय प्रचारक, पूरे राजस्थान के संघ के जो सर्वे सर्वा है राजस्थान के, वो है निम्बाराम जी। अभी हाल ही में प्रमोशन हुई थी उनकी। यह कंपनी का एम्प्लॉय निम्बाराम जी से चर्चा कर रहा है कि देखिए वो राजा राम जी नाराज हो रहे थे, मैं नहीं आ पाया, पूरा 5 करोड़ नहीं दे पाऊंगा, टुकड़ों टुकड़ों में दे तो कोई दिक्कत तो नहीं है। राजा राम जी बड़ा दिल दिखाते, निम्बाराम जी बड़ा दिल दिखाते हुए कहते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप टुकड़ों में दे सकते हैं। आगे अगला सुनाइए। हाँ भाई साहब नमस्कार। हाँ ये बात ये है, अरे संदीप जी क्या लें? बस बढ़िया भाई साहब, आशीर्वाद आप लोग। यार ये काम हो कहाँ पर? भाई साहब मैं तो अभी घर की साइड हूँ, मेरे सिक्कर रोड पे। घर पे यार ये कोई बंदे अपने यार मित्र है, वो कोई उनका काम है, आपसे कब आओगे? यहाँ भाई साहब आज तो आप बताओ, ज्यादा अर्जेंट हो तो आ जाऊंगा, नहीं तो आज तो आने का कम। मेरे कोई अर्जेंट नहीं, मेरा तो कोई विषय काम नहीं है। मेरे घर पे भी मत आना, घर पे तो मैंने मना ही कर रखा है, घर तो आना ही नहीं है आपको कभी भी। लेकिन कोई ऐसा इशू है जो आपसे संबंधित है तो भाई साहब उनको नंबर दे दो मेरे, मैं बात कर लूंगा। तो नहीं ना आप काम में भले, कितने भले आदमी तो मैं भी जानता हूँ आप कितने भले हो, तो मेरे को पता है ना, इसलिए आप करोगे नहीं। जब तक आप आमने सामने नहीं बैठेंगे ना तो काम होगा नहीं ना उनका। भाई साहब मेरे हाथ में यार, मैंने कभी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप ही के हाथ में है यार, आप ही के हाथ में, सारा आप ही के हाथ में। ये कुछ लोग हैं जो परेशान हो रहे हैं, तो आप बताओ कब निकालोगे टाइम? नहीं जब आप अभी आए हुए हैं तो भाई मेरे को आधा पौन घंटा लगेगा, मैं आ जाता हूँ। तो क्या बताऊँ? पौना घंटा में आ ही जाओ फिर। और ओंकार जी कहाँ हो? ओंकार जी तो मानसरोवर है भाई साहब। तो ओंकार जी को बोलो, उनके गलत फहमी ने निकल गई ना, फडणवीस की सब गडकरी की तो गलत फहमी निकाल दो। मेरी वाइफ को कभी मैसेज नहीं करो, उनको ध्यान से सुन लो, उनको कह दे कभी मैसेज नहीं कर। आपकी जो फाइल है 1 सेकंड रुकेगी नहीं। अगर इतना बेवकूफ समझ रखा है उसको, मैसेज कर करके मैडम को बोलता है मेरा बिल पड़ा हुआ है, ऐसे उल्लू समझ रखा है क्या? मतलब उसको कह दे मैसेज कभी नहीं करे। बात हो तो बिल्कुल ऑफिस का काम ऑफिस में आके बुलाया करो मैडम के सामने आके, मैडम ये काम है आपका कोई भी आदमी आपका एडवोकेट वगैरह वो करे और बात करे, वो मैसेज कभी नहीं करे गलती से भी। ठीक है भाई साहब, एक बार आधा घंटे वहाँ पे NRI कॉलोनी में आ जाओ, नीरज के पवन साहब इनके घर पे आ जाओ। ठीक है भाई साहब, नीरज के पवन साहब घर पे आओ। प्रशांत जी एक मिनट रुकिएगा। अब यह राजा राम जी की नाराजगी आप सुन रहे हैं, लगातार चल रही है। नाराज राजा राम जी निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के पति और भारतीय जनता पार्टी के नेता, इन्हें डांटते हुए कह रहे हैं दूसरे एम्प्लॉय के लिए कि ओंकार जी को कहिए उनकी क्या गलतफहमी दूर हुई या नहीं हुई, गडकरी और फडणवीस से फोन न कराएं पेमेंट रिलीज करवाने के लिए। ये देखिए आप, ये भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में नहीं है, निगम में है ये लोग, वहां उनकी ये स्थिति है, वहां संघ के प्रचारक की यह स्थिति है। आप सोचिए जिन राज्यों में ये सत्ता में हैं वहां क्या क्या नहीं कर रहे होंगे। यह तो मैं आपको उस राज्य की बता रहा हूं जहां अभी सत्ता में नहीं है। जिस कंपनी को ठेका जब ये सत्ता में थे तब दिया गया, अब उसकी पेमेंट रिलीज करवाने के लिए उससे कमीशन मांग रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। कंपनी ने सीधा जयपुर वाले भाई साहब निम्बाराम जी, क्षेत्रीय प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, उनको फोन किया। उन्होंने सहृदय हो हाँ 5 करोड़ तोड़ के दे दीजिए, कोई बात नहीं। अगली रिकॉर्डिंग सुनाइए प्रशांत जी। मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब, उस दिन वाले ऑफिस पे बुलाया, उस दिन वाले साकार मार्ग वाले पे। ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। हाँ तो वहीं आ रहे हैं हम भी, 10-15 मिनट में पहुंच जाएंगे वहीं। हाँ सहकार मार्ग पे नीचे मिल जाना मेरे को, नीचे 7-7 मिनट के पास। ठीक है भाई साहब, ठीक। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक का जयपुर स्थित कार्यालय सहकार मार्ग पर फिर से वहीं जा रहे हैं क्योंकि इनकी निम्बाराम जी से बात हो गई। उन्होंने कहा हाँ आ जाइएगा आप। तो अब ये वहां जाने की बात हो रही है। किस किस के बीच में? राजा राम जी और कंपनी के अफसरों के बीच में। अगली रिकॉर्डिंग, अगली स्लाइड, सॉरी। ये आप
को सबको सर्कुलेट की जाएगी, जिसमें पूरा जिक्र है किस तरह से बिल पास कराने के लिए क्या क्या हो रहा है। अगली स्लाइड। इसमें आप देखिए, एक नाम लेते हुए ओंकार को, जो नाम आपने अभी सुना कि उनकी गलतफहमी निकल गई गडकरी और फडणवीस की, उनसे कह देना कि मेरी मैडम को फोन नहीं करें, मैसेज करते हैं भुगतान करवाने के लिए, ऑफिस का काम ऑफिस में ही होगा, आप अभी एनआरआई कॉलोनी आ जाओ नीरज के, पवन के यहां पर। कुछ और है प्रशांत जी इसके बाद वाली कोई स्लाइड? ये तमाम जो मीडिया में, सोशल मीडिया में चला पिछले 7-8 दिनों में, तो अभी आपने देखा इसके जवाब में अलग अलग वर्जन आए। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने राजस्थान में बयान दिए कि ये मंदिर के लिए डोनेशन की बात हो रही, कुछ गलत नहीं हो रहा। मंदिर की डोनेशन ट्रस्ट ने तो एक अभियान चलाया था जिसकी तारीख फिक्स्ड थी, हम सबने वो अभियान देखा। और मंदिर की डोनेशन है तो आप चेक लेने से क्यों इनकार कर रहे हैं? और मंदिर की डोनेशन क्या ऐसे ली जाएगी कि 276 करोड़ के 10% की कमीशन? जब भी ये रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो भगवान श्री राम को या भारत माता को अपनी ढाल क्यों बनाते? ये तथाकथित राष्ट्रवादी, स्वयंभू राष्ट्रवादी संगठन पिछले 95 साल से हम सब की 3 पीढ़ियों को मूर्ख बनाने का प्रयास करते रहे। वो अलग बात है कि हमारी तीनों पीढ़ियां मूर्ख नहीं बनी, क्योंकि असलियत जानते थे हमारे बुजुर्ग इनकी, और हम भी इनकी असलियत रोज देख रहे हैं। आज तक आरएसएस पंजीकृत नहीं है। क्यों नहीं है हम जानना चाहते हैं। क्यों नहीं आयकर विभाग में ये अपनी टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, बताइए। मंदिर के नाम पर आरएसएस एवं इनके तमाम संगठनों ने पिछले 1991-92 से लेकर अब तक जितना चंदा इकट्ठा किया है उसका ऑडिट कहां है, दिखाइए जरा, साझा कीजिए। और उस पैसे को आपने क्या ट्रस्ट को सुपुर्द किया जो पिछले 20-25 साल से आप जमा करते आ रहे हैं मंदिर के नाम पर? क्या आपने वो पैसा ट्रस्ट को सुपुर्द किया? यदि हां तो कितना पैसा, कौन सा चेक, कौन सा ड्राफ्ट, वो साझा कीजिए, सार्वजनिक कीजिए। ये क्या मजाक बना रखा है कि जब आप भ्रष्टाचार करते हुए रंगे हाथों पकड़े जाते हो, प्रभु श्री राम के मंदिर का नाम ले लेते हो। दूसरा वर्जन आया कि गौरव केंद्र, महाराणा प्रताप जी के नाम पर गौरव केंद्र बनाने के लिए सीएसआर का पैसा लिया जा रहा है। ये कौन सा सीएसआर का पैसा है जो चेक से नहीं लिया जा रहा? क्या सीएसआर का पैसा इस तरह से पेमेंट रिलीज कराने के लिए कमीशन के तौर पे लिया जाता है? ये कौन सा सीएसआर है? ये क्या पारदर्शिता है? कहां है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े बड़े नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं? राजस्थान के सबसे बड़े अगर संघ के कोई कार्यवाह हैं तो वो है निम्बा राम जी। निम्बा राम जी से राजस्थान का हर राजनीतिक और हर मीडिया कर्मी वाकिफ है उस नाम से। जो संगठन आयकर नहीं देता, जो संगठन सदस्यता का रजिस्टर नहीं रखता, जो संगठन पंजीकृत तक नहीं है, वो ठेका लेता है राष्ट्रवाद का, वो ठेका लेता है मेरे धर्म का, वो ठेका लेता है मेरी संस्कृति का। ये है इनकी संस्कृति। आज असलियत आपके सामने आ गई इन वीडियो और ऑडियो के माध्यम से कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संस्कृति असल में है क्या। माफ कीजिएगा, वो मेरी संस्कृति नहीं है, मेरे देश की संस्कृति नहीं है, मेरे धर्म की संस्कृति नहीं है, मेरे समाज की संस्कृति नहीं। होगी ये आपकी संस्कृति, हमारी नहीं है। देश ठुकराता है, पिछले 95 साल से इस संस्कृति को देश ने ठुकराया है और आगे भी ठुकराता रहेगा। अब सूचना मिली है मुझे कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने राजस्थान में इस पूरे प्रकरण का स्वतः संज्ञान लिया है और प्राथमिकी दर्ज कर ली है। आपके सवाल, मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि ये तमाम सवाल आज इसी पर केंद्रित रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पिछले एक हफ्ते में ये दूसरा मुद्दा आपके सामने आया है मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से, जहां इनका असली चेहरा आपके सामने बेनकाब हो गया है। I would request you to focus all your questions on this very critical issue of corruption at the highest levels of the Rashtriya Swayamsevak Sangh in a state where they are not in power. Rajasthan. They are in power in the municipal areas.
Imagine what they would be doing as pracharaks, as BJP leaders, where they are in power. Arm twisting companies, blackmailing them, threatening them, seeking commission from them, rent seekers, I would call them, in lieu of getting their payments released. We have shared with you some videos, damaging videos. This particular video which we shared with you is from the RSS office of Jaipur, the top floor. On the wall you see, ironically you see the photograph of Bharat Mata, our revered Mother India. On the chairs you see the top official of Rashtriya Swayamsevak Sangh of Rajasthan, Nimbaram ji, very fondly called as Jaipur Wale Bhai Sahab. Since I am from Rajasthan, some of you who are aware of Rajasthan and its politics would know who I mean when I say Jaipur Wale Bhai Sahab. On another chair is Rajaram, a BJP leader who has a very tainted career, several FIRs to his credit. He is the husband of the suspended mayor of Jaipur, BJP leader Soumya Gurjar. She was suspended because she had indulged in physical violence with the municipal commissioner there, where she had gone to get some files cleared, some payments to some companies. Here in the video, you see how Rajaram, Nimbaramji, and the employees of this company called BVG, which was given the contract of by the municipality to clear garbage in the Vasundhara Raje regime. You see these four people sitting in the room of the RSS headquarters in Jaipur, top floor, negotiating that how out of 305 crores, you deduct all the penalties, the company will be given 276 crore rupees, in lieu of which the company should give 10% commission. The company says, okay, we'll give you a check as and when the payments get released. Rajaram says, not check, it's cash. In its defense, several leaders of the BJP in the state have come out with different versions. Some of them said it's for the Ram Mandir. I'm sorry, don't hide behind Lord Ram. Every time you get caught red-handed, indulging into malpractices, indulging into corruption, you hide behind either Mother India or behind Lord Ram. Stop doing that. People know your real face. You cannot be blackmailing people and companies. You cannot be indulging into corruption in the name of Lord Ram. Lord Ram would not forgive you. Mother India would not forgive you. People of India would not forgive you. For the last 95 years, this so-called nationalist organization called the Rashtriya Swayamsevak Sangh has been trying to make fools of 3 generations of Indians. Thankfully, they did not succeed. Every generation was intelligent enough not to let them succeed. They knew their real face. This is an organization which does not have the moral courage to register itself. This is an organization which does not have the decency to pay its income tax. This is an organization which has no decency to have or propriety to have a membership register, so that deniability becomes easy. Tomorrow they'll say, oh, we don't know this person, if that person gets caught red-handed. This is an organization which needs to submit to the people of India. Their audited accounts, all the allied organizations of RSS which have indulged into collecting donation in the name of Lord Ram's temple in Ayodhya, since 90s, 1991, 92 onwards, they need to make those accounts public. They need to tell us how much of that money collected was passed on, was transferred, legally transferred to the trust created under the aegis of the Honorable Supreme Court by the Prime Minister of India. How much money was transferred to that trust? Because you've been collecting money forever in the name of Lord Ram. All this RSS owes it to the nation. You cannot have all authority and no responsibility. You cannot be running a remote control government from Nagpur. Even where you're not in power, you're trying to threaten officers, you're trying to threaten companies. Enough is enough.
RSS cannot behave as though it owns the country, it owns my life, it owns my religion, it owns my culture, it owns my future and my civilization. It does not. It's not in my civilization or my religion to indulge into such cheap practices. Your question should be focused, as I said, I request you again, on this issue. It's a very important issue for the country. Thank you. Thank you, Pawanji. Let's have the questions. Please indicate your questions. Sorry, before I forget, I'm sorry, I forgot to mention this in English. Just got to know that the Anti-Corruption Bureau of Rajasthan has taken a suo motu cognizance of this matter and has filed a preliminary inquiry, a PE, into this matter. Please go ahead. Thank you. Kindly indicate your questions. सर पूछ लूं सवाल? जैनेंद्र। हाँ, पूछिए जैनेंद्र। जी, पवन सर, जो वीडियो आपने दिखाया है वो शायद स्टिंग है, तो आप बताएंगे कि ये, और जो ऑडियो है वो भी ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग है, तो ये स्रोत क्या है आपके स्टिंग वीडियो का, ऑडियो का? और एक चीज और की जो पी दर्ज की गई है जैसा आपने बताया, क्या उसकी कॉपी भी शेयर करेंगे आप लोग? जैनेंद्र जी, जैसा कि मैंने आपको अपनी प्रेस वार्ता में बताया कि पिछले कुछ दिनों से यह वीडियोस और यह ऑडियोस सोशल मीडिया पर राजस्थान में लगातार, और मीडिया पर भी लगातार चल रहे, कुछ चैनल्स ने भी चलाए। रही बात प्राथमिकी की, मुझे तो अभी अभी जानकारी मिली है कि प्राथमिकी दर्ज हुई है। अगर मेरे पास कॉपी जब आएगी तो जरूर आपसे साझा करूंगा। धन्यवाद। अगला सवाल पूछे। सिद्धार्थ, राजस्थान के आए हैं पत्रकार सिद्धार्थ एनआई से क्या? सिद्धार्थ सर, आप लोग सोशल मीडिया के कंटेंट को एक बड़ा आधार बता रहे हैं। हालांकि अब जैसा पवन सर ने बताया, प्राथमिकी भी दर्ज हो गई है, तो एक कानूनी लिहाज तो मिल ही गया है मामले को। लेकिन सोशल मीडिया पे ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको अब लीगल ढाल जो है उसकी वो हट रही है। लोनी के अंदर उत्तर प्रदेश में मामला हुआ, इसी तरीके से चीजें सामने आई और ट्विटर के खिलाफ जो है और 7 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करी है स्टेट पुलिस ने। तो क्या लगता है आपको कि इस कंटेंट को है ये इन्वेस्टिगेशन के लिए, आपको लगता है, हालांकि ये पुलिस का काम है देखना, लेकिन आपको लगता है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को लेकर जो है इतनी सीरियसनेस रह गई है? मैं आपके सवाल के 2 पहलू हैं। मैं दूसरे पहलू की, जो कि सिर्फ इस पर्टिकुलर प्रकरण, राजस्थान के इस प्रकरण से संबंधित है, मैं उस पर बात करूंगा। चूंकि मीडिया ने भी चलाया है, प्राथमिकी स्वतः संज्ञान लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्ज कर ली है, तो अब जांच हो जाने दीजिए, सब कुछ सामने आएगा कि कौन है जयपुर वाले भाई साहब, किसका ऑफिस है वो, क्या बात हो रही है, किसके एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं। वो तमाम बातें, दूध का दूध और पानी का पानी, जांच में निकलकर आ जाए। मैंने देखा राजस्थान पत्रिका और भी कुछ लोग राजस्थान के हैं यहाँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। और ये गाजियाबाद वाले प्रकरण पे कुछ कहना चाहेंगे? कौन से वाले पे, माफ कीजिएगा? अच्छा, गाजियाबाद वाले प्रकरण को भी उद्धृत किया। देखिए, वैसे मैंने आप सबसे निवेदन तो किया है कि इसी पर फोकस करें, लेकिन सिद्धार्थ ने बड़ी चतुराई से इसको उससे जोड़ दिया। सिद्धार्थ जी, कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहां एजेंसियों की स्वायत्तता पर प्रश्न चिन्ह लगा है। पुलिस अगर निष्पक्ष जांच करती है तो उसके बाद इस पर टिप्पणी करना ज्यादा अच्छा रहेगा। एफआईआर हुई है, मैंने अभी देखा है। पूरी जांच हो जाने दीजिए, हां, बशर्ते जांच निष्पक्ष हो।
तो सब कुछ सामने सबके आएगा। आपको भी तभी मालूम पड़ेगा, हमें भी तभी मालूम पड़ेगा कि असलियत क्या है। बिल्कुल, और खास करके जो है फिलहाल जो भूमिका दिखी है, दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो पुलिस की, कल आपने देखा प्रणव जी, कल आपने देखा दिल्ली हाईकोर्ट ने कितनी कठोर टिप्पणी की है। उससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कैसी टिप्पणी की थी पुलिस की जांच पर। तो वो सब बातें सबने देखी हैं, सबने सुनी है। इसलिए कह रहा हूं कि निष्पक्ष शब्द बड़ा महत्वपूर्ण होता है इसमें। और उन्होंने हमारे वापस राजस्थान पे चर्चा करें तो अच्छा रहेगा। हमारे प्रवक्ता पर भी उन्होंने FIR दर्ज किया है, तो उस बारे में भी हम देखेंगे कि कानूनन क्या वहां पे किया जा सकता है। अगला सवाल लेता हूं मैं, अदिति है राजस्थान से। अदिति। पवन जी, इस वीडियो में साफ तौर पे निम्बाराम जी दिख रहे हैं जिनका आप जिक्र कर रहे थे। एक वीडियो में उन्होंने मास्क था, एक वीडियो में मास्क हटा दिया, और उसमें राजाराम है, जैसे आपने बताया कि निलंबित उनके हस्बैंड भी हैं। आपको लगता है कि आरएसएस के साथ साथ जो स्टेट बीजेपी है वो भी इन्वॉल्व थी, प्रदेश अध्यक्ष हों या तमाम कोई और भी इसमें इन्वॉल्व रहे हों, कि इस पूरी डील में आरएसएस के अलावा भी कोई लोग थे इन्वॉल्व? अदिति जी, हमने जो सुना था वो सच था या गलत था, बचपन से सुनते थे कि बड़ी अनुशासित संगठन है। तो अनुशासित संगठन में ऐसा हो तो नहीं सकता कि बिना जानकारी के भारतीय जनता पार्टी को संघ कुछ इतना बड़ा काम कर रहा हो, या बिना संघ की जानकारी के भारतीय जनता पार्टी कुछ काम करती हो। यह भी मालूम पड़ जाएगा कितना अनुशासित है। खैर, अनुशासन तो हमने देख लिया, लेकिन यह मामला संगीन इसलिए है कि संघ के सबसे बड़े चेहरा जो राजस्थान, और आज से नहीं कई सालों से बहुत बड़ा चेहरा माना जाता, और अब तो वह क्षेत्रीय प्रचारक हैं पूरे राज्य के। क्षेत्रीय प्रचारक अपने कमरे में बैठकर भारत माता को साक्षी रखकर सामने तस्वीर भारत माता की डील मेकिंग में भाग ले रहा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता और निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर के पति राजाराम बैठे हैं। तो यह भी जांच का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी का कौन कौन सा नेता राजस्थान का, बाहर के नेताओं के तो नाम हमने अब ऑडियो में सुने हैं, जिसमें राजाराम जी धमका रहे हैं इनको कि फडणवीस जी और गडकरी जी के फोन वोन मत करवाइए। तो आगे यह भी जांच का विषय है कि कौन कौन इसमें शामिल है। जी, थैंक यू। ये एक सवाल है शादाब अहमद जी का, राजस्थान पत्रिका से। शादाब। पवन जी, जैसे ये जो मामला सामने आया था, उसके बाद भाजपा के नेताओं ने इसे एडिटेड वीडियो और एडिटेड ऑडियो कहा था, तो वो इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, इसकी सत्यता को लेकर शुरू से ही। शादाब जी, अगर सत्य है असत्य है, करवाएं ये भी कंप्लेन। स्वतः संज्ञान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने लिया है, आप लोगों ने सबने चलाया है। उसके बाद भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने संज्ञान लिया है और प्राथमिकी दर्ज की है। सब कुछ सामने आएगा। अगर इन्हें लगता है कि ये निम्बाराम जी नहीं है या वो आवाज उनकी नहीं है, करवा दें। हम तो जांच करवा ही रहे हैं। हम क्या करा रहे हैं? स्वयं स्वतः संज्ञान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने लिया, वह करवा। इनको शिकायत करनी करें, कानून का रास्ता सबके सामने खुला है। धन्यवाद। और कोई सवाल हो तो पूछें। हाँ पवन सर, आपकी सरकार है राजस्थान में, तो क्या हम अपेक्षा करें कि क्या आप मांग करते हैं सरकार से कि एक टाइम फ्रेम सेट करके इसकी जांच हो जाए, क्योंकि बहुत जटिल विषय तो नहीं है। बीवीजी कंपनी है और 2-3 लोग हैं जो जिन पर आरोप लग रहा है, तो बहुत ज्यादा समय तो नहीं लगना चाहिए। तो क्या आप लोग जितनी गंभीरता से ये सवाल उठा रहे हैं, क्या इस पर जांच और जो कार्रवाई है वो एक टाइम फ्रेम में होते हुए हम देखेंगे? इसको लेकर आप अपनी सरकार से क्या डिमांड करेंगे, क्या अपेक्षा करेंगे? देखिए, सरकार को, हमारी सरकारें कहीं जांच में हस्तक्षेप करें, यह नहीं होता। और स्वतः संज्ञान लिया है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने। अगर कोई राजनीतिक हस्तक्षेप जहां नहीं होता, वहां एजेंसी बड़ी काबिल हैं, अपना काम वो सक्षमता से करती हैं। हम किसी भी तरह का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं चाहते, कहीं भी होना चाहिए। निष्पक्ष रहनी चाहिए जांच, और निष्पक्ष जांच ही सही मानी जाती है। हमें पूरा भरोसा है कि यह निष्पक्ष जांच का नतीजा जब आएगा, शायद आप हमसे साझा करेंगे, क्योंकि पहले ही सार्वजनिक तो होगा ही।
तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को हस्तक्षेप करने की भी आवश्यकता है। हमारे राज्यों में जहां हमारा शासन है वहां एजेंसीज में हम हस्तक्षेप नहीं करते। Thank you. Any more questions? Please come ahead and ask. Otherwise, we'll wind up. हाँ या प्रणब साहब आदाब आदाब। अच्छा, आप भी राकेश कपूर भी है, दोनों हैं। सर राजस्थान पर पूछिए। जी सिर्फ राजस्थान पे पूछो मैं प्रणब साहब। जी पूछिए। क्या किसी और को पूछना है? नहीं, आप पूछिए, आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक सर, ये पहले भी यूपी में आया, वो जमीन का जो है घोटाला जो है सामने आया, अब ये सामने आया। क्या कांग्रेस पार्टी इसको जो है पब्लिक इश्यू बनाएगी, पब्लिक कैंपेन का इश्यू बनाएगी? क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई ये जो है आस्था के नाम पे किस तरह से जो है एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं लोगों का। इसको पब्लिक इशू राकेश जी बनाना नहीं पड़ता, ये पब्लिक का ही पैसा है, ये पब्लिक का ही इशू है और हम और आप भी पब्लिक के ही नुमाइंदे हैं, आप पत्रकार के तौर पर और हम राजनीतिक के तौर पर। तो हम वही मुद्दे उठाते हैं जो पब्लिक से संबंधित होते हैं, उनकी जिंदगी को प्रभावित करते हैं, वह मुद्दे हैं, हमें बनाने की आवश्यकता नहीं है। हम सिर्फ उन्हें आवाज दे रहे हैं जो आपके सामने है, आज से नहीं कई वर्षों से दे रहे हैं, देते रहेंगे। थैंक यू। राकेश कपूर जी, आप भी पूछिए। तो मैं ये सवाल थोड़ा हटकर था कि कल का जो दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला है उसका जो इन्फ्रेंस निकलता है और उसकी जो स्पिरिट है वो ये है कि अब ये समय आ गया है कि स्टेट और पुलिस, स्टेट की भूमिका और पुलिस की भूमिका दोनों अलग अलग की जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है? चूंकि फैसला जो है वो साफ संकेत देता है कि स्टेट और पुलिस दोनों आपस में मिल नहीं सकते हैं। State have a different responsibility and police have a different responsibility according to constitution. राकेश जी, बिल्कुल बहुत ही तीखी टिप्पणी थी कल माननीय उच्च न्यायालय की, दिल्ली उच्च न्यायालय की। ऐसी तीखी टिप्पणी बहुत अरसे बाद सुनाई दी और समय आ गया है। इस सरकार ने पिछले 7 सालों में जिस तरह से दुरुपयोग किया है, जिस तरह से जो रूल ऑफ लॉ है उसके साथ समझौता किया है, या तो मलिमठ कमेटी की अनुशंसाएं हो या कोई और रिफॉर्म्स की अनुशंसाएं कई कमिटीज ने की है, कमीशंस ने की है। अब इस पे गहन चर्चा होनी चाहिए, मलिमठ कमेटी पर भी और तमाम अनुशंसाओं पर भी, और समय आ गया है कि अब वो सुधार लाए जाएं और तुरंत प्रभाव से लाए जाएं। नहीं तो आम आदमी, आम व्यक्ति का जीवन इस लोकतंत्र में दुभर ना हो जाए, परेशानी ना हो जाए कि कब किसको अचानक आधी रात को पुलिस उठाकर ले जाए और कई कई महीनों तक कोई उसको न्याय न मिले। जब तक न्याय मिले अदालतों से, तब तक उस व्यक्ति के साथ जो होता है उसके जीवन के साथ, यह बड़ा एक भयावह दृश्य पैदा हो रहा है। धन्यवाद। कोई और सवाल है? सिद्धार्थ, आप और सवाल पूछना चाहते हैं? सर हाँ, मेरा एक सवाल है सर वैक्सीन को लेके जो है सवाल पहले उठाए थे कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार ने घेरा था। अभी आप ही की पार्टी के एक नेता ने ट्वीट किया है जो आपके सोशल मीडिया के कन्वीनर भी हैं, और उन्होंने ये कहा है कि आरटीआई का एक हवाला देते हुए कि जो कोवैक्सीन बनाई जा रही है, जो कोवैक्सीन बन रही है, कोवैक्सीन के अंदर कुछ अंश जो हैं वो गौवंश के अंश हैं और उसमें जो बछड़े हैं उनके कुछ जीन्स लिए गए हैं, उनको स्लॉटर किया गया है। इसको लेके एक सवाल खड़ा हो रहा है। आप कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? गौरव पांधी उनका नाम है, उन्होंने बाकायदा ट्वीट। वैसे मैं सिर्फ आज राजस्थान के इस मुद्दे पर ही उत्तर देना चाहता हूं, लेकिन अगर प्रणव भाई आपकी अनुमति है और आपको लगता है कि इसको उत्तर देना है तो मैं जी संक्षेप में जवाब दीजिए। आरटीआई में जो तथ्य सामने आए हैं उसका उत्तर सरकार को और भारत बायोटेक को देना चाहिए, उसके बाद इस पर कोई चर्चा हो सकती है।
बिल्कुल, इससे पहले कि हम कोई प्रतिक्रिया दें, हम इंतजार करेंगे सरकार और कंपनी जो है वो बिल्कुल अपनी प्रतिक्रिया दे। मेरे ख्याल से हमने सारे सवाल लिए हैं और जो आपके दफ्तरों के एजेंडा थे उनको भी हमने इंक्लूड किया है। हम उम्मीद करेंगे कि पब्लिक के एजेंडा को आप हाथों हाथ लेंगे और प्रमुखता से जगह देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पवन भाई, आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।